हाँ जी, मेवाड़ के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे भैया, और मेवाड़ के इतिहास के अंदर अपन ने पढ़ लिया था कि मेवाड़ के अंदर आपके जो संस्थापक थे वो कौन थे। मेवाड़ में संस्थापक कौन था? बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक था ना भाई। मेवाड़ में सबसे पहले गुइल और सिसोदिया तो बाद में आए थे, और मेवाड़ में सबसे पहले थे कौन? मेवाड़ में सबसे पहले मौर्यों का शासन था। किसका? मेवाड़ में सबसे पहले मौर्यों का शासन था। प्रारंभिक मौर्य राजा कौन था? धवल। धवल के बाद में कौन आ गया? चित्रांगन मौर्य। और इस चित्रांगन मौर्य ने 8वीं शताब्दी मैसा पठार चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया। इसके बाद में हमारे पास में कौन आ गया? मान मौर्य आ गया। और इस मान मौर्य के बाद में अपन ने अध्ययन किया कि मान मौर्य को पराजित किसने किया? बप्पा रावल। और बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार करके यह साबित कर दिया था कि हम भी बप्पा है। और इसने जो प्रारंभिक राजधानी बनाई वो किसको बनाई थी? नागदा। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। और बप्पा रावल के बाद में कौन आ गया था? अलर्ट। नींद उड़ा रहे। और अलर्ट ने आहड़ को राजधानी बनाई है और वराह मंदिर का निर्माण करवा दिया। इसके अलावा हमारे पास में कौन आ गया? शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के समय मालवा के परमार शासक मुंज ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया था, और फिर हमने देख लिया था हाँ, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। और इसका पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया, जिसको वर्तमान में कहते क्या है? हम मोकल का समिधेश्वर मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोकल का समिधेश्वर मंदिर कहते हैं। इसके जस्ट बाद में फिर अपन ने नोट किया है, हाँ, अरे बहुत सुंदर, गजब, प्रसन्न कर दिया भाई आज तो। सैमसिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था सैमसिंह, एक का नाम था राहब। और सैमसिंह ने मेवाड़ में रावल शाखा की स्थापना की है। और रावल शाखा का जब अंत होगा तो इधर आपके राहब आएगा सिसोदिया ग्राम से, एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम था राणा हमीर। इसके बाद में जैत्र सिंह आया। जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाई है? चित्तौड़। जैत्र सिंह के बाद में कौन आ गया? तेज सिंह। और तेज सिंह के काल में मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ की क्या हुई है? रचना। और इसके रचनाकार का नाम क्या था? कमल चंद। क्या नाम था? इसके रचनाकार का नाम क्या हो जाएगा? कमल चंद हो जाएगा। इसके बाद में कौन आ जाएगा? समर सिंह। समर सिंह के कितने पुत्र थे? बैठो, एक का नाम और एक का नाम रतन सिंह था। मनीषा एस के, बहुत सुंदर। इसके बाद में बच्चों अपन ने अध्ययन कर लिया था रावल रतन सिंह। अच्छा, रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो फिर हमने ये महसूस कर लिया था कि मेवाड़ का कौन सा शाखा हुआ था? पहला। लेकिन राजस्थान का कौन सा शाखा है? ये राजस्थान का द्वितीय शाखा कहलाता है। तो रानी पद्मिनी का नाम वाम अपन ने देख लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया वो अपन ने देख लिया था। अब आज अपन ये देखना चाहते हैं इसके आक्रमण के तहत हुआ क्या था। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी था, राघव चेतन ने सारा घटनाक्रम सेट कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो इस चित्तौड़ पर लगभग इसने 8 महीने तक चित्तौड़ पर चारों तरफ से डेरा डाले रखा था लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसका मेन उद्देश्य था रानी पद्मिनी को देखना या रानी पद्मिनी को प्राप्त करना। 8 महीने तक चित्तौड़ के चारों ओर डेरा डाले रखा, लेकिन उसको जब सफलता नहीं मिली तो उसने एक फरमान रतन सिंह के पास में भेजा कि मैं चला जाऊंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा, मुझे एक बार रानी पद्मिनी को देखना है। लेकिन ये भी राजपूत राजा थे, कैसे रानी पद्मिनी को देखता? लेकिन राजपूत सरदारों ने समझाया, तब रतन सिंह ने उसके समझौते को एक्सपेक्ट किया और रतन सिंह ने उसको अपने दरबार के अंदर बुलाया था। और रतन सिंह ने जब अपने उसको दरबार के अंदर बुलाया, इधर तो अलाउद्दीन खिलजी, इधर आपके रतन सिंह खड़ा था, लेकिन यहां पर कहीं पर भी रानी पद्मिनी नहीं है। और यहां पर आपके लगवा दिया एक शीशा, कांच लगवा दिया, और यहां पर आपके रानी पद्मिनी को जल महल के अंदर बैठा दिया। और रानी पद्मिनी की केवल परछाई परछाई अलाउद्दीन खिलजी को परछाई दिखाई थी केवल कांच के अंदर, वो भी घूंघट लगे हुए।
अब रतन सिंह ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन रतन सिंह को कहां पता था कि अलाउद्दीन खिलजी के मन में चल क्या रहा है। रतन सिंह ने तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में आग और लगा दी कि एक महिला बैठी है लेकिन वो आपके घूंघट लगाई हुई है। अगर हम बस के अंदर चढ़ते हैं, कोई महिला को घूंघट के अंदर देखते हैं तो ऐसा लगता है ना, आग लगती है ना, दिखे चेहरा पूरा। तो ये सोचो आपके अलाउद्दीन खिलजी के मन में कितनी आग लग रही होगी। तो मुझे देखना था, कोई बात नहीं है, यहां से ये निकल तो गया, लेकिन मन में सोच रहा था देख के तो रहूंगा। ठीक है, रतन सिंह आश्वस्त था कि मैंने मेरा काम पूरा करवा दिया है। तो वो अपने 2-4 सैनिकों की सहायता से अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा सा दरबार से दूर छोड़ने के लिए चला गया। इधर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी फील्डिंग जमा रखी थी पूरी। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को बंदी बनाकर अपने साथ में अपने डेरे के अंदर लेकर चला गया और फरमान जारी कर दिया कि जब रानी पद्मिनी आएगी तभी रतन सिंह को छोड़ा जाएगा। अब रानी पद्मिनी ने क्या किया, अपने गोरा और बादल, जो कि क्रमशः रानी पद्मिनी के चाचा और एक आपके कौन थे भाई, गोरा और बादल, रानी पद्मिनी ने अपने चाचा और भाई को बुलाया, सारे घटनाक्रम से अवगत करवाया। रानी पद्मिनी ने पालकियां सजाई और उन पालकियों के अंदर आपके रानियों और दासियों को बिठाया। उनमें से एक भी महिला नहीं थी। इनको ही वेश बदलकर सैनिकों को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजा और जब ये दोनों गए, इन दोनों के नेतृत्व के अंदर युद्ध लड़ा गया। रतन सिंह भी अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ, गोरा और बादल युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुआ। और जब इस बात की सूचना रानी पद्मिनी को चली कि गोरा और बादल और रावल रतन सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी निश्चित चित्तौड़ दुर्ग के अंदर प्रवेश करेगा। तब रानी पद्मिनी ने राजपूत रानियों के साथ 1600 रानियों के साथ 1600 जो भी रानियां जो महिलाएं थी उनके साथ में रानी पद्मिनी ने क्या कर लिया, जोहर कर लिया। और ये जोहर मेवाड़ का, चित्तौड़ का तो पहला शाखा कहलाता है और राजस्थान का कौन सा, राजस्थान का द्वितीय शाखा कहलाता है। और इस युद्ध में रतन सिंह की मृत्यु हुई और रतन सिंह की मृत्यु के साथ में ही रावल शाखा का क्या हो गया, अंत हो गया। और रावल शाखा का अंत किसके द्वारा किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। और आज इस प्रकार से चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो चुका है, चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया, अधिकार हो गया था। और इस युद्ध में एक प्रसिद्ध कवि उपस्थित था जिसने इस पूरे युद्ध का आंखों देखे हाल का वर्णन अपनी पुस्तक खजाइन उल फतुआ के अंदर किया है। इस युद्ध में एक प्रसिद्ध कवि उपस्थित था, नाम उसका क्या था, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने इस युद्ध के आंखों देखे हाल का वर्णन अपनी पुस्तक किसमें किया है, खजाइन उल फतुआ के अंदर किया है। बात समझ में आ रही है क्या भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, लगभग 8 महीने तक चारों तरफ से डेरा डाले रखा। युद्ध से पूर्व रतन सिंह को बंदी बनाकर लेकर चला गया, चाहता था मैं रानी पद्मिनी को प्राप्त करूं। इस बात की सूचना जब आपके रानी पद्मिनी को चली तो रानी पद्मिनी ने चाचा और बादल, गोरा और बादल, जो कि क्रमशः रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे, इनके नेतृत्व में पालकियां सजाकर अलाउद्दीन खिलजी के पास में भेजा। गोरा और बादल और रतन सिंह तीनों युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। तब रानी पद्मिनी ने आपके 1600 रानियों के साथ में क्या कर लिया। अच्छा, ये चित्तौड़ का कौन सा शाखा कहलाता है, प्रथम, राजस्थान का। और इस युद्ध में प्रसिद्ध कवि कौन उपस्थित था, अमीर खुसरो उपस्थित था। और अमीर खुसरो ने इस युद्ध के आंखों देखे हाल का वर्णन अपनी पुस्तक किसमें किया है, खजाइन उल फतुआ पर किया है। और आज चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो चुका है, अधिकार हो गया। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी तो चला गया दिल्ली, जाते जाते अपने पुत्र खिजिर खां को चित्तौड़ दुर्ग का भार सौंपा था। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का भार चित्तौड़ दुर्ग का भार अपने पुत्र खिजर खां को सौंपा तथा पुत्र के नाम पर चित्तौड़ दुर्ग का नाम
खिजराबाद रखा। भाई अलाउद्दीन खिलजी तो दिल्ली का शासन संभालने के लिए चला गया और जाने से पहले चित्तौड़ दुर्ग का भार अपने पुत्र किसको सौंपा? अभी चित्तौड़ को है तो अलाउद्दीन खिलजी के पास ही, संभाल कौन रहा? उसका पुत्र। लेकिन इसके पुत्र का मन भी ज्यादा समय तक नहीं लगा, वो भी दिल्ली चला जाता है। तो थोड़े समय बाद खिज्र खां ने चित्तौड़ दुर्ग का भार कानरदेव चौहान के भाई जालोर के शासक कानरदेव चौहान के भाई मालदेव मूछाला को सौंपा। मतलब है तो अभी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकारी चित्तौड़ पर, लेकिन सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का भार अपने पुत्र को सौंपा, फिर पुत्र ने चित्तौड़ दुर्ग का भार जालोर के शासक कानरदेव चौहान के भाई किसको सौंपा? मालदेव मूछाला को सौंपा। तो अभी अलाउद्दीन खिलजी के निर्देशन में पहले चित्तौड़ को संभालने वाला कौन था? खिज्र खां। अब अलाउद्दीन खिलजी के निर्देशन में चित्तौड़ का भार कौन संभाल रहा है? अब एक बात सोचो, अगर वो सिसोदिया साका वाले कोई भी नहीं आता तो चित्तौड़ का इतिहास तो यही खत्म हो चुका होता। अब यहां सिसोदिया साका से एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है राणा हमीर। राणा हमीर आकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेगा। कहां पर अधिकार कर लेगा? चित्तौड़ पर अधिकार कर लेगा, और चित्तौड़ पर अधिकार करके फिर सिसोदिया साका स्टार्ट हो जाएगी हमारी। समझ में आ रही है? अच्छा, इस युद्ध का वर्णन कौन कौन सी पुस्तकों के अंदर मिलता है? एक तो मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत। अमीर खुसरो की बुक का नाम खजाइनुल फतवा है। इसके अलावा नारायण दास हिताई वार्ता, लब्धोदय, पद्मनी चरित्र, हेमरतन का ग्रंथ है गोरा बादल री चौपाई। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले राजस्थान में कहां आक्रमण किया था? कब किया था? कल मैंने लिखवाया था ना, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1, 3, 8, 11। 1301 में रणथंबोर, 1303 चित्तौड़, 1308 सिवाना, 1311 जालौर। तो ये जो अमीर खुसरो आपको दिखाई दे रहा है, अमीर खुसरो, ये 1301 वाले युद्ध में भी उपस्थित था। अमीर खुसरो राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ पहली बार रणथंबोर में आ गया था। क्वेश्चन आता ही है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ पहली बार कहां आया? रणथंबोर। 1303 वाले में भी उपस्थित था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो लिखो, हेडिंग डालो, चित्तौड़ युद्ध 1303। चित्तौड़ युद्ध 1303। इसमें लिखिए आप, अलाउद्दीन खिलजी ने
1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। लगभग 8 महीने तक चित्तौड़ के चारों ओर, लगभग 8 महीने तक चित्तौड़ के चारों ओर डेरा डाले रखा। 8 महीने तक चित्तौड़ के चारों ओर डेरा डाले रखा। चारों ओर डेरा डाले रखा। युद्ध से पूर्व रतन सिंह को बंदी बना लिया गया। युद्ध से पूर्व रतन सिंह को बंदी बना लिया गया। युद्ध में गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। कोष्टक में लिख लो, क्रमशः चाचा और भाई। क्रमशः चाचा और भाई। तो गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। सूचना मिलने पर रानी पद्मिनी ने रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जोहर किया। वेरी गुड, इसके भाई आंसर दे रहे हैं। रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ जोहर किया। नोट लगा के लिखो, यह चित्तौड़ का प्रथम एवं राजस्थान का द्वितीय शाखा कहलाता है। राजस्थान का कौन सा शाखा कहलाता है? द्वितीय शाखा कहलाता है। रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही रावल शाखा का अंत हुआ। मृत्यु के साथ ही रावल शाखा का अंत हुआ। तथा चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ। इस युद्ध में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो उपस्थित था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो उपस्थित था।
जिसने युद्ध के आंखों देखे हाल का वर्णन, जिसने युद्ध के आंखों देखे हाल का वर्णन अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में किया है। युद्ध के आंखों देखे हाल का वर्णन अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में किया है। युद्ध के आंखों देखे हाल का वर्णन अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में किया है। ठीक है बच्चों, ओके। तो युद्ध के आंखों देखे हाल का वर्णन अपनी पुस्तक किसमें किया है? खजाइन उल फतूह के अंदर किया है। आज चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो गया? और युद्ध में प्रसिद्ध कवि कौन उपस्थित था? और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, 8 महीने तक चित्तौड़ पर डेरा डाले रखा था। युद्ध से पहले रतन सिंह को बंदी बना लिया गया, और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में गौरव और बादल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। रतन सिंह की मृत्यु के साथ में ही आज रावल शाखा समाप्त हो चुकी है। रावल शाखा की शुरुआत कहां से हुई थी? सैम सिंह, और रावल शाखा समाप्त हो गई है। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। युद्ध में प्रसिद्ध कवि कौन उपस्थित था? कौन उपस्थित था? अमीर खुसरो की बुक का नाम। अब अलाउद्दीन खिलजी तो दिल्ली चला गया, और उसने जाते जाते चित्तौड़ का भार किसको सौंपा? खिजर खां को सौंपा, और अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़ दुर्ग का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। लेकिन खिजर खां भी थोड़े समय बाद में यहां से चला गया, और खिजर खां ने जाते जाते चित्तौड़ दुर्ग का भार किसको सौंपा? जालोर के शासक कानरदेव चौहान के भाई, नाम उसका मालदेव मूछाला। तो अभी थोड़ी देर के लिए राज करने दो इसको। अभी सिसोदिया शाखा से आएगा राणा अमीर, उतारो इसको ऐसे कैसे। सर ऐसे के बोल के लिखा दिया करो। ओके।
छिताई वार्ता। चले आगे। जी, हेमरतन के द्वारा लिखी गई है गोरा बादल री चौपाई। अब देखो मेरी बात सुनो। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा एकमात्र ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने रानी पद्मिनी की कहानी को ऐतिहासिक स्वीकार किया है। इन्होंने माना कि रानी पद्मिनी श्रीलंका की रहने वाली थी, जबकि पंडित गौरी शंकर ओझा और एक व्यक्ति और है एल एल श्रीवास्तव। पंडित गौरीशंकर ओझा और एक आपके एल एल श्रीवास्तव ने रानी पद्मिनी की कहानी को ऐतिहासिक स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई रानी पद्मिनी वहां की श्रीलंका की नहीं थी, ये तो हमारे बीकानेर के आसपास में पुंगल देश की रहने वाली थी। तो 2 लाइन ये भी लिख लो, नोट लगा के लिखो। पंडित दशरथ शर्मा ने रानी पद्मिनी की कहानी को ऐतिहासिक स्वीकार किया है। पद्मिनी की कहानी को क्या किया है? ऐतिहासिक स्वीकार किया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो। पंडित गौरी शंकर ओझा, पंडित गौरी शंकर ओझा तथा एल एल श्रीवास्तव ने पद्मिनी की कहानी को ऐतिहासिक स्वीकार नहीं किया। चलो बताओ भी चित्तौड़ किसके पास है? चित्तौड़ किसके पास है? अलाउद्दीन खिलजी के पास है चित्तौड़। अब जब चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी के पास है तो मेरी बात को सुनो, मालदेव मूछला के पास है अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। अब आएगा एक व्यक्ति जिसका नाम है राणा हमीर। याद रखना, राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। यह पहला राजा है जिसके नाम के आगे राणा लग रहा है, राणा हमीर। इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, प्रबल हिंदू राजा कहा जाता है। प्रबल हिंदू राजा कहा जाता है। तो याद रखना राणा हमीर था कौन? राणा हमीर सिसोदिया शाखा से आया था। राणा हमीर सिसोदिया शाखा के अरी सिंह के पुत्र थे। राणा हमीर सिसोदिया शाखा के अरी सिंह के पुत्र थे। राणा हमीर ने, सुनो सुनो बाबू सुनो, राणा हमीर ने कहां से आए? ये सिसोदिया शाखा से। राणा हमीर ने मालदेव मूछाला व उसके पुत्र बनवीर सोनगरा को पराजित कर मालदेव मूछाला तथा उसके पुत्र बनवीर सोनगरा को पराजित कर कहां अधिकार किया है?
पराजित कर पुनः चित्तौड़ पर अधिकार किया। अगर ये राणा हमीर नहीं होता तो मेवाड़ का राजवंश तो यही खत्म है। इस कारण से राणा हमीर को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक, प्रबल हिंदू राजा कहा जाता है। और इस राणा हमीर ने मेवाड़ में आकर सिसोदिया वंश की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? सिसोदिया वंश की स्थापना की है। राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की तथा राणा व महाराणा की उपाधि धारण की है। तो राणा और महाराणा की उपाधि धारण करने वाला मेवाड़ का पहला राजा अगर कोई है तो वो कौन है? मेवाड़ में चित्तौड़ में आकर रावल शाखा के बाद सिसोदिया शाखा की स्थापना करने वाला शासक कौन है? मेवाड़ को जिंदा करने वाला कौन है? पुनः चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला कौन है? अलाउद्दीन खिलजी से चित्तौड़ को प्राप्त करने वाला कौन है? राणा हमीर ने किसको पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था? हाँ, मालदेव मुछाला और उसके पुत्र बनवीर सोनागिरा को पराजित करके आज राणा हमीर हमारे पास में आ गया है। अभी इसके आगे सभी राजाओं के आगे राणा महाराणा लगेगा। तो हमारे सिलेबस में जो 3 राजा वो सिसोदिया शाखा के हैं, चाहे महाराणा कुंभा हो, चाहे महाराणा सांगा हो, चाहे आपकी महाराणा प्रताप हो, तो राणा महाराणा की उपाधि धारण की है। और राणा हमीर ने चित्तौड़ में बरबड़ी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। बरबड़ी माता के ये मेवाड़ के शासकों की इष्ट देवी है। मतलब सिसोदिया शासकों की इष्ट देवी है। और याद रखना मेवाड़ के शासकों की कुलदेवी कौन है? कुलदेवी तो बाण माता है। बाण माता का मंदिर कहां है? उदयपुर। तो मेवाड़ के शासकों की इष्ट देवी, आराध्य देवी कौन? बरबड़ी माता। बरबड़ी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लेकिन मेवाड़ के शासकों की कुलदेवी कौन है? बाण माता का मंदिर कहां है? समझ में आ रही बात? अब याद रखना, इस राणा हमीर को 2 उपाधि दिए। एक उपाधि तो दी है हमारे सिलेबस के राजा कुंभा ने। तो वो 2 उपाधि आप स्पेशल याद रखना, क्योंकि इनके आने वाले राजाओं ने जब इसका अध्ययन किया तो उनको पता चला अगर हम हैं तो किसकी वजह से है? राणा हमीर की वजह से। तो 2 उपाधि याद रखना है हमारे को। ये हमारा सिलेबस के राजा है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने अपनी पुस्तक रसिक प्रिया टीका में राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी तथा, मैं पढ़ रहे जो समझ में तो आ रही है क्या? हाँ, वीर राजा की उपाधि दी तथा ये याद करना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मैं लिखवाऊंगा आगे जब महाराणा कुंभा पढ़ेंगे तब वापस आएगा ये रसिक प्रिया टीका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और वही लिखवाऊंगा इसके रचयिता कौन है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है।
तो हमारे पास में 2 उपाधियां हो गई ना। एक तो राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि किसने दी बताओ? भैया बताएंगे, थोड़ा सा उदास उदास लग रहा है। राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि किसने दी? कौन सी पुस्तक में? यह बात। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को कौन सी उपाधि दी है? विषम घाटी पंचन। मतलब विकट परिस्थितियों में सिंह के समान दर्शन देने वाला, लड़ने वाला, वो कौन? राणा हमीर। इस कारण से राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। अगर राणा हमीर नहीं होता तो मामला बिगड़ चुका होता। इसके बाद में राणा हमीर को वापस देख लो एक बार। मेवाड़ का उद्धारक कौन? मेवाड़ का प्रबल राजा कौन? चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करने वाला कौन? राणा हमीर ने किसको पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया? शाबाश, सही बोल रहे हो ना? ठीक है। इसके बाद में इसने बरबड़ी माता के मंदिर का निर्माण करवा दिया, और बरबड़ी माता के मंदिर के बाद इसने वीर राजा और विषम घाटी पंचन की संज्ञा इसको दी गई है। अब इसके बाद में जो राजा आया उसका नाम था क्षेत्र सिंह खेता। राणा लगा सकते हो सबके आगे, राणा क्षेत्र सिंह, राणा खेता। और क्षेत्र सिंह खेता के 2 दासी पुत्र थे। इनमें से एक का नाम था चाचा और एक का नाम क्या था? मेरा। पुत्रों का नाम ही क्या था? चाचा और मेरा। ये आगे काम में आएंगे हमारे क्षेत्र सिंह खेता के। क्षेत्र सिंह खेता के बाद में शासक आया लक्ष्य सिंह राणा लाखा। एक बात याद रखना, इस राणा लाखा के समय मारवाड़ का घटनाक्रम भी साथ चलेगा। राणा लाखा के समय मारवाड़ में राव चूड़ा का शासन था। राव चूड़ा के 2 पुत्र थे। एक राव चूड़ा के पुत्र का नाम था रणमल, राव चूड़ा की पुत्री का नाम था हंसाबाई। राणा लाखा के समय कौन सा घटनाक्रम साथ चलेगा? मारवाड़। मारवाड़ का शासक कौन है? राव चूड़ा। राव चूड़ा के पुत्र का नाम, पुत्री का नाम, पुत्र का नाम, पुत्री का नाम। अच्छा, हंसाबाई के भाई का नाम बताओ। और रणमल की बहन, और दोनों का पिता। और राव चूड़ा के समय मेवाड़ पर कौन है? लक्ष्य सिंह राणा लाखा। राणा लाखा जब मेवाड़ पर है तब मारवाड़ में राव चूड़ा है। अभी घटनाक्रम आएगा उधर वाला। पहले मैं राणा लाखा को बता देता हूं। इतिहास में सबसे अच्छी किस्मत मानी जाती है तो वो कौन है? राणा लाखा। और सबसे गंदी किस्मत मानी जाती है वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की भग गई थी ना। आपके मित्र नहीं है क्या? आपके मित्र नहीं है क्या वो कल जो पीछे बैठे थे? क्यों? वो तीनों चारों ही नहीं आएंगे? आपके भी मित्र क्यों? तो कारण क्या हुआ? नहीं, क्या विचार क्या चल रहा है? घर की बात तो बताओ। मैं आएगा जो आएगा उसका स्वागत। घर की बात क्या है? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? परसों आएंगे? आएंगे तो सही हो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो देखो लक्ष्य सिंह राणा लाखा की बात कर रहे हैं। याद रखना, राणा लाखा के काल में एक बंजारा था जिसका नाम था पिच्छू बंजारा। पिच्छू बंजारे ने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो राणा लाखा के काल में एक तो पिछोला झील का निर्माण हुआ है,
और ये पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के काल में करवाने वाला कौन है? और याद रखना ये जो झील है, ये क्वेश्चन भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है और नटनी का नाम था गलकी। नटनी का चबूतरा स्थित है। कौन सी झील के किनारे स्थित है भाई? पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा स्थित है। समझ में आ रही बात? अच्छा मेरी बात सुनो, राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण तो करवाया था। आगे चलने के बाद में क्या हुआ, अलग अलग राजाओं ने पिछोला झील में 2 महल का निर्माण करवा दिया और इस पिछोला झील में 2 महल स्थित है। कितने? पिछोला झील में 2 महल है। इनमें से एक का नाम है जग मंदिर महल, एक का नाम है जग निवास महल। एक का नाम तो क्या हो जाएगा? जग मंदिर, और एक का नाम जग निवास महल। तो पिछोला झील का निर्माण तो कौन से राजा के समय हुआ है? राणा लाखा। लेकिन जग मंदिर का निर्माण आगे चलने के बाद मेवाड़ का राजा आया था, इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। किसने करवाया था? इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया और इसका निर्माण, वेरी गुड, जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। मेवाड़ के राजा जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। बच्चों एक बात और याद रखना, जो जग मंदिर है, इस जग मंदिर जो महल है, यहां पर आपके शाहजहां आकर रुका था कर्ण सिंह के समय। तो शाहजहां को ताजमहल बनाने की जो प्रेरणा मिली है वो इस महल को देखकर ही मिली है। शाहजहां का नाम सुना है? इसका निर्माण करवाया था। यह तो 8वीं में ही याद हो जाता है। युवाओं का देवता कौन? शाहजहां। और शाहजहां की पूजा युवा कब करते हैं? 14 फरवरी को। आने वाली है ना? शाबाश। तो निर्माण आपके जगत सिंह प्रथम ने करवाया। इसी महल को देखकर शाहजहां को इसी महल को देखकर शाहजहां को क्या बनाने की प्रेरणा मिली है? ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली है। और इस झील के किनारे, इस महल के किनारे महल के किनारे शाहजहां ने बाबा गफूर खां, महल के किनारे शाहजहां ने बाबा गफूर खां की मजार का निर्माण करवाया। इसका निर्माण करवाया था। और ये पिछोला झील का निर्माण 1387 के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। अच्छा इसके बाद में अगर हम बात करें, राणा लाखा जो है, इस राणा लाखा का एक पुत्र था, लाखा का पुत्र, और लाखा के पुत्र का नाम था कुंवर चूड़ा। अच्छा एक काम और हुआ था राणा लाखा के काल में। लाखा के काल में जावर, उदयपुर, जावर उदयपुर में चांदी की खान की खोज हुई थी। तो राणा लाखा के काल में जावर उदयपुर में चांदी की खान की खोज हुई और लाखा के पुत्र का नाम था कुंवर चूड़ा। क्या नाम था? कुंवर चूड़ा। और इस कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। मेवाड़ का क्या कहा जाता है? भीष्म पिता कहा जाता है। तो इसको मेवाड़ का भीष्म पिता क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा अपन करेंगे।
लेकिन उससे पहले आप ये उतार लो। मैं कल आपको सबका मौखिक टेस्ट लेने वाला हूं। जहां से अब तक अपन ने पढ़ा, ये तो उतार ही लिया आपने, ये भी उतार लिया, उतारो, उसको लगा दो। ये लिया हुआ यार, पानी भर लो, ऑफिस से ही लिया ना। हम्म, अब समझ में आ रहा धीरे धीरे। इतने दिन तो पता नहीं क्या चेक करने में लगे हुए थे, कभी आते ही कार्ड चेक करते थे, कभी क्या चेक करते थे। लगा दो लगा दो। कौन है?